Hello students, in last forms of business organizations lecture, we had discussed about some of the part of partnership, right? We had seen the meaning of partnership, right? And we had covered that about some of the part of partnership deed, right? Okay, we understood that every partnership firm, each and every partnership firm it should be registered under the Indian Partnership Act 1932, right? Partnership firm can be formed by orally or written agreement also, right? But it is suggested that to avoid disputes in future, right, we should register the partnership firm under the Indian Partnership Act 1932, राइट। ये हमने देखा था कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म हो तो वो ओरली या ब्रिटन एग्रीमेंट से एस्टेब्लिश हो सकती है, राइट। बट इट इज सजेस्टेड, ये सजेस्टेड है कि पार्टनरशिप फर्म जो है वो अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर में रजिस्ट्रेशन करवाए, राइट। तो ताकि आगे आने वाले डिस्प्यूट से बचा जा सके और डिस्प्यूट्स कोई ना हो, राइट। तो हमने ये देखा था कि जो भी रिटन कम्युनिकेशन होता है, सॉरी रिटन एग्रीमेंट होता है, वो रिटन एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है, राइट। तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है, राइट, और क्या होता है ये पार्टनरशिप डीड, राइट, वो हम ये लेक्चर में जानेंगे, राइट। और पार्टनरशिप डीड के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो पूरा एक इट्स काइंड ऑफ फॉर्म, राइट, कि उसमें सभी पार्टनर्स के नाम होते हैं, पार्टनर्स की एज, एड्रेस, मोबाइल नंबर, पान नंबर, टीन नंबर, पान नंबर, राइट, देन आधार नंबर, ये सारी अलग अलग इंफॉर्मेशन आती रहती है जो पूरे पार्टनरशिप डील में देना होता है, राइट। ओके, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आती है, वो हम देखेंगे कि क्या क्या पार्टनरशिप डील में चीजें इंक्लूड हो सकती है, राइट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप डील, दैट व्हाट इज पार्टनरशिप डील, राइट। ओके, the written document known as partnership deed, right, I had described in different several points, right. In exam you need to write the whole sentences, right. Okay, तो generally partnership deed क्या है? It's a written document, right, written agreement, जो सारे partners ने consent मिला के एक written document बनाया है, that is of partnership deed। तो हमने देखा था कि वो कैसे बनता है, राइट। जब पार्टनरशिप डीड के रिटन एग्रीमेंट के बारे में हम जान रहे थे तब हमने देखा था, राइट, कि सभी चीजें फिलअप हो जाने के बाद इट शुड बी ड्यूली साइंड विद ऑल पार्टनर्स, ड्यूली वेरीफाई करना है, सभी पार्टनर्स की दो दो सिग्नेचर्स आनी चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट क्रिएट ना हो, ताकि फ्यूचर में अगर कोई कुछ कहे कि भाई ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, ऐसा तो हमने कहाँ डिसाइड किया था, तो हम दिखा सके कि भाई देखो ये रहा पार्टनरशिप डीड, आपकी 2 बार सिग्नेचर भी हुई है, राइट। तो उससे क्या होता है, डिस्प्यूट्स अवॉइड किए जा सकते हैं कि फ्यूचर में कोई भी डायलेमा हो या कोई भी चीज हो उसको अवॉइड किया जा सकता है, राइट। ओके, देन contain all the information regarding code of conduct। code of conduct का मीनिंग हमने समझा था, whatever the rules and regulations for the partnership deed, right, whatever the roles and responsibilities of of the partnership firm, right, it should be clearly described in partnership deed, right। कि जो भी पिन से लेके टॉप तक जो भी चीजें हैं वो सारी उसमें मेंशन की जानी चाहिए, राइट, क्योंकि क्लैरिटी के बगैर पार्टनरशिप डीड का कोई मतलब नहीं बनता है, राइट। अगर कुछ टर्म्स उसमें से छूट गए हैं तो उसका फायदा आने वाले फ्यूचर में किसी भी पार्टनर के द्वारा उठाया जा सकता है, राइट।
तो कोई भी टर्म कोई भी टर्म छूटना नहीं चाहिए। सभी पार्टनर्स मिलकर सोच विचार करके जो जो रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज है, कोड ऑफ कंडक्ट है, राइट, फर्म के लिए, वो सारे उसमें डिस्क्राइब करने चाहिए, राइट, कि मार्केटिंग ये संभालेगा, फिनांस ये संभालेगा, राइट, एचआर ये संभालेगा। तो कोई भी रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी छूटे नहीं, और साथ साथ में कोई सेपरेट पर्सन भी अलग अपॉइंट कर लेना चाहिए, तो ताकि कोई भी डिपार्टमेंट में कोई भी चीज अलग से ना छूट जाए, राइट। ओके, द कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड कैन बी मॉडिफाइड, एडेड और डिलीटेड बाय म्यूचुअल अप्रूवल। ओके, कोई भी कंटेंट हो, राइट, उसको सुधारा भी जा सकता है, ऐड भी किया जा सकता है, कि लेटर ऑन कुछ चीजें मान लीजिए रह गई है, राइट, मान लीजिए रह गई है, तो वो उसको ऐड भी किया जा सकता है, उसको सुधारा भी जा सकता है, या उसको डिलीट भी किया जा सकता है, राइट। कोई भी चीज हो उसमें अगर सभी पार्टनर्स की सहमति हो कि ये चीज यहाँ पे है जो नहीं होनी चाहिए, तो वो डिलीट भी किया जा सकता है, बट विद द कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट, सभी पार्टनर की सहमति के साथ ही वो पॉसिबल हो सकता है, राइट। ओके, देन पार्टनरशिप डीड रिक्वायर्स स्टैम्प एंड इज रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, राइट, कि पार्टनरशिप फॉर्म को अगर आपने रिटन एग्रीमेंट बनाया है, पर रजिस्ट्रार के पास आपने वो स्टैम्प एंड सिग्नेचर नहीं करवाया है, रजिस्ट्रार के पास आपने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो वो एग्रीमेंट नल एंड वॉइड है। मतलब कि लॉ की भाषा में वो पूरा बेकार है, नल एंड वॉइड, राइट, इट्स नॉट लीगल। लॉ की भाषा में अनलॉफुल कहा जा सकता है उसको, लॉ की लैंग्वेज में उसको नल एंड वॉइड बोलते हैं, इट्स नॉट वर्थ, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, राइट। तो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाना कंपलसरी है। कोई भी एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड का हो, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर विद द रजिस्ट्रार, एंड रजिस्ट्रार विल पुट इट इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, राइट। तो उसके बाद ही वो एक्चुअल में पार्टनरशिप कहा जाएगा, राइट। विदाउट दैट इट्स नल एंड वॉइड, पार्टनरशिप जो फॉर्म है वो नहीं मानी जाएगी, राइट। और उसका भी हमने डिसएडवांटेज देखा था कि थर्ड पार्टी कोई ब्लेम नहीं कर सकते हैं, राइट, कि कल को कोई भी तीसरा व्यक्ति या दूसरा कोई कस्टमर जो है वो पार्टनरशिप के अगेंस्ट या कुछ भी वो फ्रॉड करता है, तो पार्टनरशिप फॉर्म उसके अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकती है। ये हमने देखा था। क्यों? क्योंकि आपकी पार्टनरशिप फॉर्म है, उसका प्रूफ क्या है? कोई प्रूफ नहीं है। आप दिखाओगे हम दोनों ने तीनों ने सिग्नेचर किए, नो, इट्स नॉट वैलिड। व्हाई? बिकॉज़ इट्स नॉट रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के पास वो रजिस्टर किया हुआ नहीं है, इसीलिए इट्स नॉट वैलिड। ये वैलिड नहीं किया जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये है कि रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाना जरूरी है, राइट। ओके, देन partnership will require stamp and is registered with the registrar of the firm with respect to provision of Indian Partnership Act 1932। जो एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविजन है, लॉ है, एक नियम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का कि कोई भी फर्म हो, राइट, कोई भी पार्टनरशिप फर्म हो, अगर वो रिटन एग्रीमेंट बनाती है, then it must be registered with registrar, right? Okay, students, these are the contents that is included in partnership deed, right? कोई भी पार्टनरशिप डीड, कोई भी रिटन एग्रीमेंट होता है जो रजिस्ट्रार के पास जाता है, इसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इतना सारा कंटेंट होता है, राइट। Okay, let's see one by one.
full name of the firm along with nature of business. पूरा फर्म का नाम XYZ कंपनी, राइट, एंड नेचर ऑफ बिजनेस, राइट, नेचर ऑफ बिजनेस कि XYZ कंपनी is willing to do cloth business, right, trading of clothes, right. तो वो क्या हो गया, नेचर ऑफ बिजनेस कि XYZ कंपनी जो है वो क्लॉथ्स में कपड़ों का व्यापार करना चाहती है, राइट, कपड़ों का व्यापार करना चाहती है. सो दिस इज अ नेचर ऑफ बिजनेस कि किस टाइप का बिजनेस है, कौन सा बिजनेस है, कोई अनलॉफुल या इलीगल बिजनेस तो नहीं है, राइट, दारू बेचने का धंधा तो नहीं है, राइट. तो ये सारी चीज क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस, कौन से बिजनेस के साथ एसोसिएटेड है वो डिस्क्राइब करना जरूरी है. कल को अगर कोई भी सेम पार्टनरशिप हम अगर मान लीजिए क्लॉथ बिजनेस का फुल रजिस्ट्रेशन करवा दी है और उसके अंडर में कोई इलीगल एक्टिविटी करती है तो वो आगे जाके पनिशेबल एक्ट में आएगा, राइट. तो ये इसीलिए पार्टनरशिप फर्म का एडवांस में इसीलिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है कि ये पार्टनरशिप फर्म उसका पूरा नाम क्या है और कौन से बिजनेस के साथ एसोसिएटेड है, राइट. ओके, देन फुल डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स एज आई टोल्ड यू, उसका नाम, एड्रेस वगैरह वगैरह, राइट. टोटल इन्वेस्टमेंट एंड प्रोपोर्शनल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर. टोटल इन्वेस्टमेंट पूरी फर्म का क्या है, राइट, से फॉर एग्जांपल 10 करोड़, ठीक है, और इंडिविजुअल पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन क्या है, मैंने 3 करोड़ दिए, किसी ने 5 करोड़ दिए, किसी ने 8 करोड़ दिए. तो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन एज वेल एज टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंट्रीब्यूशन, राइट, सबका मिला के ये उसमें डिस्क्राइब करना पड़ता है, राइट. देन authority and responsibility distribution and extent of power each possess, right. सबसे पहला समझते हैं authority and responsibility distribution. as we have discussed कि सबका क्या रहता है कि authority और responsibility पहले से ही डिसाइड कर ली जाती है कि भाई ये पर्सन मार्केटिंग में अच्छा है, सेल्स उसका अच्छा है तो ये मार्केटिंग में रहेगा, ये इसका अकाउंटिंग वगैरह अच्छा है तो ये फाइनेंस में रहेगा, राइट. कोई एचआर में है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में है, कोई प्रोडक्शन में है, राइट. तो सारे पार्टनर्स की ड्यूटी एंड रिस्पांसिबिलिटीज क्या करती हैं, पहले से ही तय कर दी जाती है, राइट. देन द सेकंड वन इज द एक्सटेंट ऑफ पावर ईच पोजेस. हर एक के पास कितना पावर रह सकता है, राइट. ये भी एक जरूरी है कि सारे पार्टनर्स के पास अगर फुल अथॉरिटी दे दी जाएगी तो हर एक अपनी तरीके से डिसीजन लेने लगेगा और हर एक अपनी तरीके से डिसीजन लेगा तो कहीं ना कहीं डिसीजन में वेरिएशन आएगा, कहीं ना कहीं डिसीजन में खामी निकलेगी, राइट. तो सबका क्या है, पावर्स जो है और जिसके जो एक्सपीरियंस, हाईली एक्सपीरियंस पार्टनर है, राइट, जिसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा है उसके पास फुल अथॉरिटी रहती है, राइट. अगर 10 करोड़ का पूरा हमने इन्वेस्टमेंट किया है और कोई 5 लाख इन्वेस्ट करके वो पूरा अपना रॉक जताए कि नहीं ये इस तरीके से होना चाहिए, नो, दैट्स नॉट पॉसिबल. सभी पार्टनर के म्यूचुअल कंसेंट लेते हैं बट फाइनल अथॉरिटी के डिसीजंस भी लेते हैं कि इतने 5 पार्टनर है, टोटल 10 पार्टनर है जिसमें से ये 5 पार्टनर है जिसका डिसीजन फुल एंड फाइनल रहेगा, राइट. बाकी सबको मिलके डिसीजन मिलाना है पर फाइनल डिसीजन ये 5 पार्टनर का रहेगा. तो ये पावर पोजेसिंग, राइट, किसके पास कितना पावर है ये भी एक अलग से मेंशन करना पड़ता है, राइट. इसलिए फॉर एग्जांपल सबका अलग अलग ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज है, राइट. तो ये इसका जो फाइनल अथॉरिटी है प्रोडक्शन का तो वो डिसाइड करे वो फाइनल रहेगा. सही में मार्केटिंग वाला है तो वो जो भी डिसाइड करे वो फाइनल रहेगा. पर सबसे पहले उसका म्यूचुअल कंसेंट होना जरूरी है, उसको बजट के साथ साथ डिस्कशन करना जरूरी है, राइट.
फिर उसको फाइनल माना जाएगा। तो ये क्या है, सबका पावर्स जो है, पोजीशन कितना है, ये दिखाना पड़ता है कि आज हर एक पार्टनर उसका कंट्रीब्यूशन अलग अलग होता है और वो कंट्रीब्यूशन के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि जो टॉप 5 कंट्रीब्यूटर्स है उसका डिसीजन फाइनल रहेगा, इस तरीके से, राइट। देन रेम्यूनरेशन एंड ड्राइंग लिमिट्स ऑफ द पार्टनर्स, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। रेम्यूनरेशन, आज हर कोई पार्टनर अपने अपनी कंट्रीब्यूशन लाके उसमें रख देता है, फिर उसको कुछ मिलना तो चाहिए, वो अपना पेट कैसे भरेगा, राइट। एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन होगा वो अलग बात है, वो उसका शेयर है, राइट, प्रॉफिट का शेयर है। अगर प्रॉफिट हुआ तो वो खाएगा, ऐसा नहीं होता है, राइट, उसकी मेहनत भी उसमें लगती है, राइट। तो जनरली पार्टनरशिप फर्म ये डिसाइड करती है कि हर एक पार्टनर को एवरी मंथ 20,000 या 15,000 या 25,000 जो भी म्यूचुअली डिस्कस होता है वो दिया जाएगा। फिर बाद में ये भी डिस्कशन होता है, ये भी उल्लेख उसमें होता है कि से फॉर एग्जांपल कोई 10 लाख की कैपिटल लाता है तो उसको उस हिसाब से उसका रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, राइट, कि 10,000 रुपए दिए जाएंगे, 20,000 नहीं दिए जाएंगे, राइट। तो ये सारी चीजें क्या है, डिपेंड्स करता है किसकी क्या रिस्पांसिबिलिटीज है, राइट। रिस्पांसिबिलिटीज किसकी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आता है ड्राइंग्स, वो विड्रॉवल जो भी करता है, उपाड़ लेता है, राइट, धंधे में से उपाड़ लेता है, उसकी भी लिमिट्स होती है, राइट। कि आज कोई भी लिक्विड फॉर्म हो उसके पास एक लिक्विडिटी रहती है, कैश ऑन हैंड, राइट, कैश ऑन हैंड, जो डल्ले में से आप रुपया निकालते हो, राइट, वो कैश ऑन हैंड है, राइट, वो उसके पास इतनी लिक्विडिटी है, राइट। तो वो लिक्विडिटी के हिसाब से विड्रॉवल भी डिसाइड किया जाता है। किसी फॉर एग्जांपल एक महीने में 50,000 1 लाख से ज्यादा विड्रॉ नहीं किया जा सकता, राइट। फिर वो वैलिडिटी चलती है 3 महीने तक, फिर 3 महीने के बाद दूसरे 2 लाख लिए, तो टोटल पूरे साल में 3 लाख से ज्यादा नहीं ले सकते, राइट। तो ये सारी क्या है, विड्रॉवल्स लिमिटेशंस है, ड्राइंग्स की लिमिटेशंस है, उससे ज्यादा, एक हद से ज्यादा पूरे साल में 3 लाख और एक साथ में 50,000 या 1 लाख से ज्यादा नहीं ले सकते, ऐसी लिमिट्स भी बांधनी पड़ती है। नहीं तो कल को 10 पार्टनर हो, 10 के 10 अलग अलग अपने तरीके से विड्रॉल करेगा कैपिटल कंट्रीब्यूशन में से, तो बाकी पीछे कुछ नहीं बचेगा, राइट। तो यहाँ पे क्लियरली ड्राइंग्स लिमिट जो उपाड़ करते हैं उसकी लिमिट होती है, राइट। देन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से उसका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग भी डिसाइड किया जाता है, उसको रेशियो में डिवाइड करके उसका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग भी डिसाइड किया जाता है, राइट। और वो पहले से ही पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाता है। देन प्रोसीजर टू एडिट न्यू पार्टनर्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ ओल्ड, नया पार्टनर अगर आएगा तो कैसे आ सकता है, कौन आ सकता है, और अगर पुराना पार्टनर में से किसी को निकलना है तो क्या टाइम लिमिट है, 5 साल के बाद 5 साल तक कोई पार्टनर नहीं निकल सकता या 5 साल तक कोई नया पार्टनर एंटर नहीं हो सकता है। तो ये क्या है, न्यू पार्टनर की लिमिटेशंस है, राइट। अगर कोई नया पार्टनर आता है तो कम से कम उसको इतने साल तक होल्डिंग रखना होगा, तब तक उसको कितना प्रॉफिट दिया जाएगा, राइट। ये भी एक जानने जैसा है, क्यों, क्योंकि आज जो पहले पुराने पार्टनर्स थे उसने बिजनेस का डेवलपमेंट बहुत सारा किया हुआ है और नया आके उसमें से प्रॉफिट लेना शुरू कर दे एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस में से, ये भी पॉसिबल नहीं होता है, राइट। अगर पुराना निकलना चाहता है, राइट, इन केस ऑफ इफेक्ट ऑफ बिजनेस, इफ एनी पार्टनर डाइज, कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है और बिकम्स इंसॉल्वेंट, कोई नादार हो जाता है, उसका दूसरा बिजनेस वो चौपट हो गया, उसके पास कुछ पैसा नहीं बचा है फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए,
राइट। तो क्या होगा, उसकी बिजनेस पे इफेक्ट होगी, उसको पार्टनरशिप विड्रॉ करनी पड़ेगी, राइट। और विड्रॉवल का रूल है, जो डिसाइड किया जाता है वो रूल बन जाता है, राइट। तो उस केस में क्या हो सकता है, तो वो केस में अल्टरेशन का एक कॉलम तो लगभग हर पार्टनरशिप डीड में होता ही है, अल्टरेशन का एक कॉलम होता ही है, सब्जेक्ट टू म्यूचुअल कंसेंट, राइट। ये सब्जेक्ट टू वर्ड ऐसा है कि जहां पे हर कोई रूल जो है वो चेंज हो सकता है, बट सब्जेक्ट टू म्यूचुअल कंसेंट, अगर सबकी परमिशन है तो, राइट, अगर सबकी परमिशन है तो। लिक्विडेशन ऑफ द फर्म, एज वी हैड डिसाइडेड कि इतना लिक्विडिटी तो कम से कम रहना ही चाहिए, अगर नहीं है तो थोड़ा थोड़ा कैपिटल कंट्रीब्यूशन करके उसमें से लिक्विडेशन फर्म जितना मेंटेन रखना है उतना तो होना ही चाहिए, उसके हिसाब से ही विड्रॉवल मिलेगा, उसके हिसाब से ही रेम्यूनरेशन मिलेगा, राइट। तो ये सारी चीजें क्या है, पार्टनरशिप डीड की कंटेंट है कि इतनी सारी चीजों में उसको कंटेंट, उसका कंटेंट बनाया जाता है, राइट। और ये कंटेंट वेरिएट होता है, इससे ज्यादा भी पॉइंट्स हो सकते हैं और इससे कम भी पॉइंट्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सी पार्टनरशिप फर्म है, कौन कौन पार्टनर है, कितने पार्टनर्स हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है, पार्टनर्स की क्या क्या डिमांड्स हैं, क्या क्या शर्तें हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये जनरल नॉर्म्स यहाँ पे दिए, जनरल कंटेंट दिया गया है, right? Okay, students, there are some advantages of partnership firm, right? As we had discussed some advantages and disadvantages of sole proprietorship, right? In the same way, there are some advantages and disadvantages of partnership firm also, right? So first of all, we will discuss the advantages of partnership firm. क्या क्या फायदे हैं पार्टनरशिप फर्म के, वो हम सबसे पहले जानेंगे, right? So first one is easy formation, right? As we had discussed that partnership firm required the partnership deed, right? तो वो फॉर्म के अलावा, वो पार्टनरशिप डीड के अलावा और कोई भी प्रोसेस इसमें नहीं है, एक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए तो पार्टनरशिप फॉर्म एस्टैब्लिश हो सकती है, राइट। सो इट इज अ वेरी इजी टू फॉर्मेट the partnership firm, right? Except they just need to fill up the form, they just need to register the partnership firm under the Indian Partnership Act 1932 with registrar, उसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं है, राइट। तो एक जस्ट जो फॉर्म दिया है उसको फिलअप करना है, राइट। और जो हमने इससे पहले पार्टनरशिप डीड की कंटेंट समझी, वो सब डिटेल्स को उसमें फिलअप करना है, और वो डिटेल्स तो हम ऑलरेडी डिस्कस करके ही आगे पार्टनरशिप एस्टैब्लिश करेंगे, राइट। तो वो तो डिटेल्स डिस्कस करनी ही है, तो बस वो डिस्कशन का रिटन कंटेंट रखना है और वो रजिस्ट्रार के पास अप्रूवल करवाना है, बस इतनी ही चीज है। हाँ, जो सोल प्रोप्राइटरशिप था उससे थोड़ा डिफिकल्ट है, बट सोल प्रोप्राइटरशिप में वो एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जरूरी है, इसमें भी वही है, बट विथ ऑल एंड ईच एंड ऑल डिटेल, एवरी डिटेल्स, राइट। ओके, then second one is better financial resources. As we had seen in the sole proprietorship, it is very difficult to manage finance because there is only one person who is handling the whole business, right? Here too many other persons are there, so due to that financial resources is easily manageable, right? फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए हमें दूसरी कहीं जगह पे जाना नहीं पड़ता है, क्योंकि एक से दो या दो से ज्यादा लोग हैं इसीलिए, राइट। सो बेटर फाइनेंशियल रिसोर्सेज की फाइनेंस कहीं से भी इतना सारा, अगर 3 करोड़ की रिक्वायरमेंट है तो अकेले से मैनेज नहीं हो पाएगा, दूसरे 2 अच्छे से पार्टनर मिल जाए तो उससे मैनेज हो सकता है, राइट। सो बेटर फाइनेंशियल रिसोर्सेज।
हाँ, उसका दूसरा बेनिफिट भी ये भी है कि अगर हम अकेले बिजनेस स्टार्ट करते हैं, राइट, और दो लोग साथ में आते हैं, वो अपना फाइनेंस लेके आते हैं, अकेले स्टार्ट करेंगे कैपिटल कम पड़ेगी, तो क्या हम करेंगे, लोन लेंगे, तो वो लोन का इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा ही, राइट। तो इससे अच्छा तो ये है कि दो लोग अगर और जुड़ जाए तो उसको हमें इंटरेस्ट भी नहीं देना है, राइट, हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग देना है, राइट, प्रॉफिट शेयरिंग देना है। ओके, देन प्रॉम्प्ट एंड करेक्ट डिसीजन, राइट, अलग अलग लोगों को अलग अलग ड्यूटीज दी जाती है, राइट, अलग अलग रिस्पांसिबिलिटीज अपने आप ले लेते हैं, राइट, जो भी अच्छे अच्छे अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं उसकी वजह से, तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है, फास्ट आता है, राइट, जल्दी से डिसीजन मेकिंग आता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में डिसीजन मेकिंग जल्दी आता है, लेकिन उसमें ये एक डिसएडवांटेज भी है कि गलती भी हो सकती है, राइट। इसमें पार्टनर्स का म्यूचुअल डिस्कशन भी होता है कि ये डिसीजन ले, और 5 लोग अलग अलग फील्ड से होते हैं तो अलग अलग सजेशंस भी आते हैं, राइट, तो उससे बेटर डिसीजन निकल के आता है कि ये चीजें रखनी चाहिए, राइट। तो डिसीजन मेकिंग में एक अच्छा सा एडवांटेज होता है कि अलग अलग व्यूज जानने को मिलते हैं और वो व्यूज को कंबाइन करके एक बेस्ट डिसीजन बन सकता है, राइट। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में ये चीज नहीं थी। सोल प्रोप्राइटरशिप में हालांकि डिसीजन फास्ट था, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कौन कैसा बिजनेसमैन है, राइट, ये करूं या ना करूं, उसमें टाइम बिगाड़ दे तो वो डिसीजन लेने का टाइम चला जाएगा। इसमें क्या होगा कि डिसीजन अपने अपने फील्ड का जो एक्सपर्ट है वो अपना डिसीजन देगा, और साथ में 4 और लोग भी या जितने भी पार्टनर्स है वो भी अपना डिसीजन का एक पॉइंट रख पाएंगे। तो सबके डिसीजन का सुनने के बाद जो भी बेस्ट पॉइंट लगता है, या 2 डिसीजन को मिला के एक यूनिक डिसीजन बनाया जाए, राइट, तो इससे क्या होगा, जो भी डिसीजन आएगा वो परफेक्ट आएगा और वो डिसीजन फायदेमंद भी रहेगा फॉर्म के लिए भी, राइट। ओके, तो देन यूज diverse skills and talent as we had discussed, right, each partner is have some his own interest, right, his own interest, कि आज मुझे मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो मैं मार्केटिंग देखूंगा, राइट, किसी को अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है तो वो फाइनेंस देखेगा, राइट, वैसे ही कोई एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा जिसकी गवर्नमेंट टर्म्स एंड कंडीशन गवर्नमेंट के साथ या एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के साथ अच्छी है, वो हर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जानता है, राइट। तो गवर्नमेंट कोई भी अप्रूवल लाना या ले जाना लाना हो तो इजी रहेगा, राइट। तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा, कोई फाइनेंस संभालेगा, कोई मार्केटिंग संभालेगा, कोई प्रोडक्शन संभालेगा जिसको प्रोडक्शन की अच्छी नॉलेज है कि कैसे बेटर प्रोडक्ट बन सकती है, राइट। सो अलग अलग लोगों की अलग अलग स्किल्स हम यूज कर पाएंगे, राइट। तो उसकी वजह से कंपनी जो है वो अच्छे तरीके से चल पाएगी, ऑर्गेनाइजेशन जो है, फॉर्म जो है वो और अच्छे तरीके से चल पाएगी, राइट। Business secret can be well maintained. Okay, in sole proprietorship we had seen that due to only one person, business secret रहेंगे ही रहेंगे, right? Business secret should must be there. But in partnership form also business secret can be maintained. How? तो अगर आज हर एक कंपनी का जो पार्टनर है वो ओनर है, राइट, एंड बीइंग अ ओनर, कौन ऐसा चाहेगा कि हमारा बिजनेस सीक्रेट कोई और जान ले, राइट, कोई नहीं चाहेगा। बीइंग अ ओनर कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि हमारा सीक्रेट कोई और जान ले, राइट। सो बिजनेस सीक्रेट यहाँ पे भी अच्छी तरीके से मेंटेन हो सकता है, राइट। देन फ्लेक्सिबिलिटी मींस जो भी वर्किंग है, जो भी कंडीशन वर्क एरिया है वो फ्लेक्सिबल है, कोई भी डिसीजन मेकिंग अपने आप ले सकता है बाय सम म्यूचुअल कंसेंट, राइट। तो वर्किंग क्राइटेरिया ऑफ वर्किंग है वो फ्लेक्सिबल है, राइट, उसमें कोई बाधाएं नहीं है, राइट। एज सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर हम देखें तो एक पर्सन की लिमिटेशंस आ जाती है, यहाँ पे 5 पर्सन जो मिलके काम करे तो उसमें लिमिटेशंस नहीं आती है, वो लोग फ्लेक्सिबली काम कर सकते हैं, राइट। ओके,
देन पर्सनल कॉन्टेक्ट डेवलप हो जाते हैं कि अगर सपोज मैं आज कंपनी का परचेजिंग देखता हूँ, रॉ मटेरियल अच्छे से अच्छा कहाँ से मिलता है, राइट, तो मेरे बहुत सारे सप्लायर्स के साथ पर्सनल कॉन्टेक्ट हो जाएंगे, डेवलप होंगे, राइट। वैसे ही कोई मार्केटिंग का पर्सन होगा तो उसका कस्टमर्स के साथ पर्सनल कॉन्टेक्ट डेवलप हो जाएंगे, राइट। तो ये सारी चीजें क्या है, कोई एक पर्सन अपने फील्ड का, अपने एरिया का बहुत ही अच्छा सा पर्सनल कांटेक्ट रख सकता है, राइट। और कोई एचआर का रिलेटेड होगा तो एम्प्लॉइज के साथ पर्सनल कांटेक्ट रह सकता है। उससे फायदा क्या होता है कि उसको वही पर्टिकुलर एरिया के पर्टिकुलर पर्सन के साथ रहना है, पर्टिकुलर पर्सन के साथ डीलिंग करना है, राइट। तो उससे फायदा ये होगा कि सब एक दूसरे के क्लोज आ सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था कि उसको सब कुछ संभालना है, राइट। तो सब कुछ एक साथ में भी ना भी संभाल पाए, राइट, और में भी कुछ यहाँ पे परचेजिंग का देखने जाए तो वहां से कस्टमर छूट जाए, या कस्टमर का देखने जाए तो यहाँ पे परचेजिंग का छूट जाए। कुछ ना कुछ वहां पे डिसएडवांटेज रहता है, बीइंग ऑफ अलोन, बीइंग ऑफ सोल, राइट। यहाँ पे क्या है, अलग अलग पार्टनर से अलग अलग रोल्स रिस्पांसिबिलिटी है, तो वो अपने अपने एरिया के कॉन्टेक्स्ट डेवलप कर पाएंगे, राइट। ओके, then personal interest and initiative, right, personal interest as we had discussed in this point, right, use diverse skills, राइट। अगर मेरे पास अच्छे से अच्छी स्किल है, प्रोडक्शन का मुझे बहुत अच्छा नॉलेज है, तो मैं अच्छे से अच्छी यूनिक प्रोडक्ट डेवलप कर सकता हूँ, उसमें और ज्यादा फीचर्स ऐड करके कुछ अलग ही बना सकता हूँ, राइट। तो उससे क्या होगा, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट उसमें डेवलप होगा। कंटिन्यूअस वही काम करने से, मतलब एक एक्सपर्टाइज काम करने से मुझे और एक्सपर्टाइज आएगी। डिजाइन अगर मैं देखता हूँ, जैसे सिरेमिक बिजनेस में होता ही है, राइट, फैक्ट्रीज में डिजाइन डिपार्टमेंट अलग से होता है, राइट। तो डिजाइन डिपार्टमेंट अलग होता है, तो वहां पे क्या होता है कि अलग अलग डिजाइन्स कंटिन्यूअसली डेवलप होते रहते हैं, राइट। वो देते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या है कि बेस्ट उसके जो प्रोडक्ट बनाया है उसके लेवलिंग का फायरिंग बनाना, राइट, उसके लेवल का बिस्किट बनाना, राइट, बिस्किट की थिकनेस, राइट, और फिर टाइल्स की थिकनेस, राइट, और उस पे कौन सा ग्लेज चढ़ेगा, राइट। तो ये सारी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की एक्सपर्टाइज है, राइट। फिर मार्केटिंग में अगर देखने जाए तो कौन से एरिया में ये प्रोडक्ट जो ये टाइल्स जो बनाया है वो कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा उसका टेस्ट और प्रेफरेंस का है, राइट। तो कौन से एरिया में ज्यादा बिकेगी, कौन डीलर अच्छा है, कौन बुरा है, कौन पेमेंट लेट कर रहा है, राइट। ये सारी चीजें मार्केटिंग में आ जाएगी, राइट। और कंटिन्यूअस लेबर्स को बदलते रहना या लेबर्स को कंटिन्यूअस मोटिवेट करना, राइट, लेबर्स का टाइम टू टाइम सैलरी देना, वो सब कोई एचआर पर्सन कर सकता है, राइट। सेल्स टैक्स अगर पहले था तो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के साथ डील करना, सी फॉर्म बनाना, राइट, अलग अलग फॉर्म्स को डेवलप फॉर्म्स बना के भेजना, वो एक कोई एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट संभाल सकता है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ जिसका बॉन्डिंग अच्छा हो, डीलिंग अच्छा हो, राइट। कोई अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स क्या है, एक्सपोर्ट की कौन कौन सी पार्टी है, तो एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट अलग से, उसका पर्सन एक अलग से रहता है, क्यों, क्योंकि उसको एक्सपोर्ट में अच्छा नॉलेज है, वो बहुत सारी पार्टीज के साथ मिले हुए हैं, राइट, और बहुत सारी कंट्रीज को उसने विजिट किया हुआ है, तो मार्केट अच्छे से जानता है। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग पर्सन को दिए जाते हैं, उसकी स्किल और उसके टैलेंट के हिसाब से वो लोग रखते हैं, राइट। और इसीलिए उसको पर्सनल इंटरेस्ट और इनिशिएटिव वो अपने आप ले सकते हैं कि नहीं, आज मैं ये प्रोडक्ट और डेवलप करूंगा, राइट, और अच्छा सा बेच पाऊंगा, राइट। तो ये सारी चीजें पर्सनल इंटरेस्ट और इनिशिएटिव ले सकते हैं। स्कोप फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन का भी स्कोप हो सकता है अगर इतने पार्टनर्स हैं तो, राइट, क्योंकि सबका ड्यूटी फिक्स है, वेल मेंटेन है, तो और ज्यादा प्रोडक्शन बेस डेवलप कर सकते हैं, राइट। आपने देखा ही है, एग्जांपल्स आपके सामने ही है,
राइट, कि सिरेमिक फैक्ट्री के ओनर्स एक कंपनी, दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, कोई तो 6 10 कंपनी, 8 कंपनी के ओनर्स होते हैं, राइट, उसका पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनर्स होते हैं उसमें, कैसे, राइट, तो वो इसी तरीके से तो हो सकते हैं कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन, लार्ज स्केल बना सकते हैं, आज कोई भी कंपनी को और मैक्सिमम बड़ा कर सकते हैं, राइट, कि उसका प्रोडक्शन लेवल उतना ज्यादा हो, राइट, तो वो इसी तरीके से आ सकता है, राइट, कि ज्यादा पार्टनर्स की होने की वजह से जो एफिशिएंसी आती है बिजनेस में वो अच्छी आती है, राइट, बेनिफिट ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी, right, as we had discussed that all the partners has unlimited liabilities, right, आज मेरा वर्क है तो मेरा से फॉर एग्जांपल डिजाइनिंग का है वर्क, राइट, तो डिजाइनिंग का जो वर्क है दिस इज अनलिमिटेड वर्क, कंटीन्यूअस मुझे डेवलप करना है, राइट, तो उसका मुझे बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट पार्टनरशिप फर्म को मिलेगा कि कोई एक एक्सपर्ट पर्सन कंटीन्यूअस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एनालिसिस कर रहा है, राइट, तो ये अनलिमिटेड लायबिलिटीज का बेनिफिट है। ऐसा नहीं है कि लायबिलिटीज अनलिमिटेड है इसका मतलब इट इज अ डिसएडवांटेज, बट इट इज एन एडवांटेज इफ आई कैन कंसीडर इट, राइट, तो ये क्या है, बेनिफिट ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटीज, राइट, so students these are all the advantages of partnership firm, basically एक तो पॉइंट तो सिमिलर ये A1 उसी का उसमें रिपीटेशन होता है, but it is a 10 points are there, right, that should be in your examination paper, right, so ये सारे advantages of partnership firm है, okay।